एक मिनट, शुरू कर दिया। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका स्काई एकेडमी 360 में। जैसा कि अभी हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे वो एमसीक्यू सीरीज डिस्कस कर रहे थे, वो भी एंशियंट हिस्ट्री का, जिसको हम लोगों ने कंप्लीट किया। उसमें जितने भी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन थे, दो बार बार एग्जाम में पूछे गए थे, जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे उस क्वेश्चन को हमने डिस्कस किया, हमने समझा उसको, और सारा ऑप्शंस को हमने अच्छे से देखा। हमने बताया भी कि कितना सारा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया। अगर इस बार का भी एग्जाम देखे, चाहे वो एनटीपीसी का हो, चाहे सीजीएल का हो, चाहे बीपीएससी का हो, वो सारा एग्जाम का क्वेश्चन भी देखा, और इस बार जो जो क्वेश्चन आए थे वो भी क्वेश्चन हमने वहाँ पर समझा। तो वो जो हमारा एमसीक्यूज था वो सीरीज हमने कंप्लीट किया। अब जो हमारा नेक्स्ट हम लोग यहाँ शुरू करने जा रहे हैं वो है मेडिएवल हिस्ट्री। आप जानते हैं हिस्ट्री में हमने एंशियंट कंप्लीट किया। अब जो हमारा नेक्स्ट आज से जो लेक्चर सुनने वाला मेडिएवल हिस्ट्री। मेडिएवल हिस्ट्री अपने में अगर देखें तो वो एक ज़्यादा बड़ा पोर्शन नहीं है, उसे आप 3 क्लास 4 क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। अगर चाहें तो वो 1 क्लास में भी कंप्लीट होगा, लेकिन वो सारा डिटेल हम लोग देखेंगे जो एग्जाम के लिए ज़रूरी होता है, और वो सारी चीज़ें समझेंगे जो एग्जाम में पूछा जाता है। तो आज से शुरू करेंगे मेडिएवल हिस्ट्री। और मेडिएवल हिस्ट्री का क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन आप जानते हैं कि मेडिएवल हिस्ट्री में ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो मुगल डायनेस्टी से पूछा जाता है, दिल्ली सल्तनत से पूछा जाता है, और जो जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स है वो चैप्टर्स यहाँ डिस्कस करेंगे। और उसमें इम्पोर्टेंट जो यहाँ पर आप जानते हैं सल्तनत रूल, जो बादशाही रूल आप शुरू हो गया जब मेडिएवल हिस्ट्री शुरू होता है, तो यह देखेंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट रूलर्स थे और उस रूलर्स के अंदर में कौन कौन सा जो काम हुआ था, वो सारा चीज़ हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज का लेक्चर हम लोग यहाँ शुरू करते हैं मेडिएवल हिस्ट्री के बारे में। तो अगर सबसे पहले हम बात करें यहाँ पर, अगर आज का आप स्लाइड देखो, ये स्लाइड में हमने सारा चीज़ डिस्कस किया है, तो ये पूरा आपका स्लाइड है। तो यहाँ देख सकते हैं, इसमें आपको पूरा मेडिएवल हिस्ट्री मिलेगा। और मेडिएवल हिस्ट्री का जो टाइम पीरियड की अगर हम बात करें तो मेडिएवल हिस्ट्री आप जानते हैं कि फ्रॉम 1000 एडी टू 1707 एडी, यहाँ से आपका क्या हुआ, जो औरंगजेब का जब मतलब कि मृत्यु हुआ, जब डेथ हुआ, आप जानते हैं 1707 में, तो वहाँ से मेनली मॉडर्न हिस्ट्री शुरू हुआ था। लेकिन जो मेडिएवल हिस्ट्री की अगर बात करें तो मेडिएवल हिस्ट्री, अगर रियल जो हिस्ट्री है मेडिएवल का, जो मध्यकालीन जो आप पढ़ते हैं इतिहास, तो वो अगर देखें तो 1000 एडी से शुरू हुआ। लेकिन अगर देखें तो हमने पढ़ा था लेट 8th सेंचुरी 7th सेंचुरी, तो अगर देखें तो 8th सेंचुरी से मेनली आपको जो इन्वेजन था, चाहे वो इस्लाम का इन्वेजन हो चाहे अरब का इन्वेजन हो, तो इस्लामिक इन्वेजन पहले जानते हैं कि जो एंशियंट में हमने मेनली हिंदू रिलीजन, बुद्धिस्ट, जैनिस्ट, इसके बारे में पढ़ा था। लेकिन जो इन इस्लामिक जो इन्वेजन हुआ, इस्लामिक का जो यहाँ पर पूरा प्रोपोगेशन हुआ, पूरा जो फैलाव हुआ, वो आपको मेडिएवल हिस्ट्री में ही देखने को मिलेगा। तो ये कब से हुआ था, लेट हमारा 8th सेंचुरी, या आप बोल सकते हैं कि फर्स्ट 8th सेंचुरी से आपको देखने को मिलेगा। तो वो सारा चीज़ हम लोग यहाँ पर आज डिस्कस करेंगे। तो आज का जो आपको डिस्कशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस लेक्चर को आप पूरा से पूरा देखें और समझे इस चीज़ को, कौन कौन से क्वेश्चन पूछा जाता है वो भी हम लोग आज यहाँ डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर हम मेडिएवल हिस्ट्री की बात करें तो जो सबसे पहला इंफॉर्मेशन है यहाँ पर, इसमें क्या ज़्यादा ज़रूरी होता है, जो मेडिएवल हिस्ट्री की बात करें तो उसमें ज़्यादा आपको फैक्ट्स और जो इन्फॉर्मेशन पूछा जाता है, जो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, वो ज़्यादा डेट से रिलेटेड होता है। जितने भी मुगल जो शासन किए थे, उसने क्या क्या काम किए थे, उससे रिलेटेड होता है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आपको पता होना चाहिए, सारे मतलब कि जो शासक जितने भी उसमें जो सल्तनत थे, वो सारा आपको इन्फॉर्मेशन वहाँ पता होना चाहिए। तो इसमें डेट भी इंपॉर्टेंट होता है, कब से यह शुरू हुआ था। तो अगर सबसे पहला इन्फॉर्मेशन देखें, हजरत मोहम्मद द प्रोफेट वाज बोर्न इन द, तो ये ईयर आपको याद रखना, ये ईयर एग्जाम में पूछा गया था। ये जो स्लाइड मैंने बनाया इसमें बहुत सारे प्रीवियस ईयर, चाहे वो वनडे का एग्जाम हो, चाहे बीपीएससी हो, चाहे कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो, वो सारा गवर्नमेंट एग्जाम का जो पीवाईक्यू क्वेश्चन होता है उसी के बेस पर मैंने यह जो पूरा थ्योरी है, जो पूरा फैक्ट्स है, वो तैयार किया है। जिससे क्या होगा, आप अगर इस स्लाइड को पूरे अच्छा से रिवाइज करते हैं बार बार, तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, चाहे वो पीवाईक्यू का क्वेश्चन हो, चाहे वो आपको एग्जाम में पूछा भी जा रहा हो, चाहे इस साल का पेपर देख ले या अपने पिछले साल का भी पेपर आप देख सकते हैं। तो सबसे पहला इंफॉर्मेशन यहाँ पर क्या है हमारे लिए, जो हजरत मोहम्मद द प्रॉफिट वाज बोर्न इन, इनका आपको जो यह डेट ऑफ बर्थ है यह आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो उसी समय से इस्लामिक जो इन्वेजन था, जो हमारे कंट्री में इन्वेजन की बात करें, बाहरी आक्रमण जो बोलते हैं आप लोग, जो इस्लाम का बाहरी आक्रमण था वो इसी समय से था। फिर अगर नेक्स्ट देखिए, मोहम्मद साहेब डाइड इन द ईयर। उसी तरह से मक्का आप जानते हैं कहाँ पर लोकेटेड है, जो मक्का मदीना की हम लोग बात करते हैं वो आपको सऊदी अरेबिया में लोकेटेड है। तो ये आपका इंफॉर्मेशन है जो मेडिएवल हिस्ट्री शुरू होने से पहले आपको यह जानना जरूरी होता है। द वर्ड हिंदू एज ए रेफरेंस टू द पीपुल ऑफ हिंद, आप जानते हैं जो मतलब जितने भी इस्लामिक और जितने भी अरब्स थे, जो तुर्कीज थे, अरब्स थे, जो
आप जानते हैं सेंट्रल एशिया से आए थे। तो उनके मतलब जो लैंग्वेज था, उनका जो ग्रामर था, उसमें मतलब जो ये वर्ड है आपको सौ, वो सौ को वो मतलब हौ बोलते थे। तो वो इसलिए आप देखते हैं हिंदू रिफरेंस उन्होंने दिया इंडिया के पीपुल को, तो इसीलिए इसे हम हिंदुस्तान या हिंदू मतलब की जो लैंड वो बोलते हैं। तो वो अरब्स के द्वारा दिया गया था। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है अरब्स के द्वारा। फिर जो फर्स्ट सक्सेसफुल मुस्लिम अटैक देखते हैं, जो हमारे कंट्री में, जो इंडिया में सबसे पहला जो मुस्लिम अटैक हुआ था, वो कब हुआ था? वो 712 एडी में हुआ था। ये डेट आपको ध्यान रखना है। यह जो अटैक किया गया था, यह सबसे पहले इस्लामिक इन्वेजन था। सबसे पहले जो मुस्लिम आक्रमण की बात करते हैं, इस्लामिक इन्वेजन की बात करते हैं, वो 712 में हुआ था। और वो किसके द्वारा हुआ था, ये भी आपको नाम याद रखना, वो हुआ था मोहम्मद बिन कासिम द्वारा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, आपको याद रखना है। इसी के द्वारा फर्स्ट जो इस्लामिक इन्वेजन हुआ था, और वो भी सिंध में हुआ था। पहले जानते हैं जो सिंध अभी पाकिस्तान में, वो इंडिया का ही पार्ट हुआ करता था एक समय में। यह विभाजन के बाद आपको अलग हो गया। तो 712 एडी आपको याद रखना, और मोहम्मद बिन कासिम। उसी तरह अगर यहाँ देख ले तो जितने भी इन्वेडर्स थे, जिसमें आप जानते हैं गजनवाइट्स थे, जो घुड़ी से, जिसे मोहम्मद घोड़ी बोलते हैं, मोहम्मद गजनी बोलते हैं। फिर अरब्स थे। तो सबसे पहले पूछा जाता है कि इसमें कौन सा, कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है कि आपको यह भी पूछा जाता है कि सबसे पहला जो इस्लामिक इन्वेजन हुआ था वो किसके द्वारा हुआ था। तो यहाँ पर आपको याद रखना ये अरब्स के द्वारा हुआ था। और कौन उसमें किसने किया था? तो वो किया था आपको मोहम्मद बिन कासिम ने 712 एडी में। तो जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ मेडिएवल में देखें वो एडी में होगा, क्योंकि जो एंशियंट हमने देखा था तो एंशियंट में सारा इन्फॉर्मेशन बीसी में था, बिफोर क्राइस्ट। लेकिन ये सारा हमारा इन्फॉर्मेशन एडी में होगा, जिसे एनो डोमिनी भी बोला जाता है। हमने पहला क्लास में डिस्कस किया था बीसी में या एडी में क्या डिफरेंस होता है। तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना। उसी तरह हम अगर नेक्स्ट देखें, तो अगर नेक्स्ट यहाँ पर देखें तो आप देख सकते हैं इस्लामिक जो इन्वेजन हुआ था उसमें अगर बात करें यहाँ पर, तो सबसे पहले जो इन्वेडर की अगर हम बात करें, जब दिल्ली सल्तनत भी शुरू हुआ था, तो अब हम आगे बात करेंगे दिल्ली सल्तनत कब शुरू हुआ था, कौन कौन से उसमें मतलब शासक थे, कितना शासन किया गया था, कौन से जगह पर शासन किया, ये सारा चीज डिस्कस करेंगे। लेकिन फिर भी ये इन्फॉर्मेशन आपको ध्यान रखना, आउट ऑफ द गिवन इन्वेडर इसमें पूछा जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद गजनी, मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद घोरी। जो फर्स्ट मुस्लिम इन्वेडर था वो हमने भी देख लिया, मोहम्मद बिन कासिम। और ये कौन सा समय था? यह जो ईस्वी आपको याद रखना 712 एडी। तो इसमें हम लोग बार बार इंफॉर्मेशन को क्या करेंगे, रिविजिट करेंगे, मतलब रिवाइज करेंगे, जिससे क्या होगा आपको क्लास में ही इंफॉर्मेशन याद हो जाएगा। आप ऐसा नहीं कि इसको जाके फिर घर पर देखे तो याद, आपको आधा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन क्लास में इसी तरह से इस स्लाइड को बनाया गया है, और बार बार उस इंफॉर्मेशन पर आपको फोकस किया गया, जो इन्फॉर्मेशन आपसे पूछा जा रहा, जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा। तो मोहम्मद बिन कासिम कहाँ का था? अरब का था। अगर वो जो जो गजनवाइट जो डायनेस्टी था, वो कौन सा डायनेस्टी था, फाउंडर उसका कौन था? जिसे मोहम्मद गजनी जो अटैक किया था उस समय उसका फाउंडर कौन था? उसका फाउंडर का नाम था अल्पतिगिन। ये इंफॉर्मेशन याद रखना, ये पूछा गया, रिपीट किया गया। अल्पतिगिन कौन था? फाउंडर था गजनवाइट डायनेस्टी का। उसी तरह अगर देखें चंडेला किंग, जो कि डिफीट नहीं किया गया था मोहम्मद गजनी द्वारा, तो वो इसका नाम क्या था? विद्याधर। तो ये सब आपका वन लाइनर इन्फॉर्मेशन है, लेकिन यह मेडिएवल हिस्ट्री इसी तरह होता है। इसी मेडिएवल हिस्ट्री में आपको ज़्यादा वन लाइनर इन्फॉर्मेशन पूछा था। इसमें आप ज़्यादा जो क्वेश्चन जो बनाती, जो मतलब एग्जामिनर सेटर जो क्वेश्चन आपको इसमें मतलब बनाया जाता है, वो ज़्यादा वन लाइनर ही होता है। इसमें आपसे स्टेटमेंट या घुमा फिरा के पूछा नहीं जाता। इसलिए मेडिएवल हिस्ट्री में हमने स्टेटमेंट वाइज ही स्लाइड को तैयार किया है, जो कि आपको क्या करे, मदद करे रिवाइज करने में। फिर उसी तरह अगर नेक्स्ट यहाँ पर देखें, तो मोहम्मद गजनी, आप जानते हैं कि जो इस्लामिक इन्वेजन में सबसे पहले मोहम्मद गजनी की बात करते हैं, तो जो मोहम्मद गजनी आया था, जो इंडिया में मोहम्मद गजनी जो अटैक किया था सबसे पहले, आप जानते हैं बहुत क्रूर शासक बोला जाता है मोहम्मद गजनी को। उसने बहुत लूट मचाया था इंडिया में, भारत में, मतलब उस समय सकते हैं, जानते हैं सोमनाथ जो टेम्पल की बात करते हैं, मंदिर की बात करते हैं, उस मंदिर में पहले तो जानते हैं कि जितने भी राजा रजवाड़े होते थे, वो मंदिर एकदम, जो मंदिर का जो शेप होता था, आप जानते हैं कितना मतलब उसमें खर्चा किया जाता था, सोना चांदी हर एक चीज़ से भरा होता था। तो ये जो अरब्स के लोग थे, जो मतलब तुर्किस के लोग थे, इनको लोभ आ गया था, क्योंकि वहाँ पर क्या था कि पूरी तरीके से बोल सकते हैं कि उन अकाल पड़ गया था, मतलब वो खजाना खोज में निकले थे। तो उनको लगा कि इंडिया एक ऐसा कंट्री है जहाँ, इसलिए सोने की चिड़िया बोला जाता है, यहाँ पर सोना आपको बहुत हुआ करता था, और यहाँ से ट्रेड भी होता था, इसलिए सोना भी बहुत था, क्योंकि जो बाहरी लोग आते थे वहाँ, यहाँ से जो सामान खरीदते थे, अब हमने एंशियंट में पढ़ा था, हमने अशोका के समय में देखा था कितना, मतलब कि हमारा जो भारत था वो कितना एक मतलब
हम बोलते हैं फ्लरिश्ड कंट्री था, मतलब बहुत ज़्यादा हमारे पास खनिज था, बहुत ज़्यादा हमारे पास फसल था, सब चीज़ था, तो हम लोग यहाँ से ट्रेड करते, इसलिए इसे सोने की चिड़िया ही बोला जाता, बहुत सारा सोना था हमारे पास। तो जो बाहरी जो आक्रमण हुआ था मोहम्मद गजनी ने, तो बताया जाता है कि उसने 17 टाइम्स आक्रमण किया, मतलब 17 बार उसने आक्रमण किया। आप सोच सकते हैं 17 बार आक्रमण किया, कितना उसने लूट मचाया होगा उस समय में। तो अभी जो सोमनाथ टेम्पल की अगर बात करें, तो आप जानते हैं सोमनाथ टेम्पल क्या एक ज्योतिर्लिंग है। हमारे जो पूरा देश में कितना ज्योतिर्लिंग है आप जानते हैं, 12 ज्योतिर्लिंग है। इसमें से एक जो ज्योतिर्लिंग है वो कौन सा, आपको सोमनाथ टेम्पल। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको याद रखना, सोमनाथ टेम्पल। फिर अगर देखें तो डिस्क्रिप्शन जो दिया गया था सोमनाथ टेम्पल के बारे में, वो किस हिस्टोरियन दिया। अल बरूनी क्या था, एक हिस्टोरियन पोएट था। मतलब कोई भी जो बाहर से शासक आता था वो अपने साथ एक पोएट को भी लेके आता था, एक राइटर को लेके आता था, क्योंकि वो जितना भी लूट मार जो भी करता था या लूटता था, कुछ भी करता था, तो वो पूरा चीज लिखवाता था। हर एक राजा चाहता है कि मेरा मतलब कि कुछ लिखाया जाए। तो जैसे मोहम्मद गजनी को हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ क्रूर बोलते हैं, शासक था। लेकिन वही अगर वहाँ अरब में देखे या मतलब आप जाकर मतलब जो सेंट्रल एशिया कंट्री में देखे, तो उसे वहाँ पर एक महान शासक बोला जाता है। तो ये मतलब हिस्टोरियन को इसलिए रखा जाता था राजा के अंदर में, क्योंकि वो उसके बारे में अच्छी बातें लिखता था। तो ये अल बरूनी आपको मोहम्मद गजनी का ही एक कोर्ट पोएट था, इसने सोमनाथ टेम्पल के बारे में लिखा था। तो ये चीज़ याद रखना, अल बरूनी के किताब में किसके बारे में चर्चा था, सोमनाथ टेम्पल के बारे में। फिर अगर देखें तो यह क्वेश्चन भी पूछा जाता है, या आपको मॉडर्न हिस्ट्री में भी कभी कभी पूछ दिया जाए, ये मतलब बीपीएससी का भी क्वेश्चन था एक बार, कि जो प्राण प्रतिष्ठा, जैसे हमने अभी देखा ना, जो अयोध्या मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हुआ था, हमारे जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो प्राण प्रतिष्ठा हुआ था, उसी तरीके से एक समय में सोमनाथ टेम्पल का भी प्राण प्रतिष्ठा हुआ था। वो प्राण प्रतिष्ठा किनके द्वारा हुआ था, ये चीज आपको याद रखना। जो हमारे उस समय के जो ऑनरेबल प्रेसिडेंट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आप जानते हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, ये बिहार से ही बिलोंग करते थे, सारण जिला से। ये बीपीएससी में पूछा जाता है किस जिला से बिलोंग करते थे, कहाँ इनका जन्म हुआ था, ये सारी जानकारी हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री में देखेंगे। तो वही जो प्राण प्रतिष्ठा जो सोमनाथ टेम्पल का था, ये कहाँ हुआ था, सोमनाथ टेम्पल का किसके द्वारा किया गया था, तो ये आपको याद रखना, हमारे जो ऑनरेबल प्रेसिडेंट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर समझ में आ रहा होगा। तो ये ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है कि आपको हर एक चीज़ समझना पड़ेगा। ये मेडिएवल हिस्ट्री है, हिस्ट्री में आप कंसेप्ट जानते हैं, आपको फैक्ट पर ज़्यादा फोकस करना पड़ता है, डेट पर ज़्यादा फोकस करना पड़ता है, लोकेशन पर ज़्यादा फोकस करना पड़ता है, और जो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है उनके बारे में आपको जानना पड़ता है। फिर अगर नेक्स्ट हम यहाँ पर जो डिस्कस करें, तो अगर देखें मोहम्मद गजनी का, हमने बात किया कि मोहम्मद गजनी का जो हिस्टोरियन था, जो कोर्ट हिस्टोरियन था, जो अपने साथ वो रखता था, उसका नाम क्या था, एक उतबी था। ये चीज आपको नाम यहाँ पर याद रखना, उतबी। तो थोड़ा सा आपको मेडिएवल हिस्ट्री में नाम थोड़ा सा अटपटा लगेगा, अजीब लगेगा, लेकिन फिर भी आपको नाम याद रखना पड़ेगा। फिर अगर देखें द चंडेला किंग हु फेस्ड मोहम्मद गजनी, तो विद्याधर आप जानते हैं इसने हराया था मोहम्मद गजनी को। फिर द रूलर हु रिकंस्ट्रक्टेड सोमनाथ टेम्पल, तो जब सोमनाथ टेम्पल को मतलब एक तरह से उसने 17 बार अगर इंडिया में अटैक करता तो टेम्पल को पूरा एक तरह से ध्वस्त कर देता था। ऐसा नहीं था कि वो मंदिर से जा रहा और वहाँ से आपको मतलब जितना भी तरह का सोना चांदी हो या कोई भी मतलब मटेरियल हो उसको वहाँ से ले लिया छोड़ दिया, वो मंदिर को भी ध्वस्त कर देता था। ये सबसे खराब बात होता था, मतलब जो इस्लामिक इन्वेजन हुआ था, इसलिए उसे क्रूर शासक बोला जाता है बहुत ज़्यादा। द रूलर हु कंस्ट्रक्टेड सोमनाथ टेम्पल, जो इन्वेजन के बाद मोहम्मद गजनी के बाद जो सोमनाथ टेम्पल को फिर से बनाया, फिर से खड़ा किया, जो आप आज देख रहे हैं सोमनाथ टेम्पल, जो एक भव्य जो मंदिर के रूप में आपको स्थित है, तो वो किसके द्वारा बनाया गया था, वो भीमदेव फर्स्ट के द्वारा बनाया गया था। ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। द ऑथर ऑफ शाहनामा फिरदौसी, जो कि आपको मोहम्मद गजनी के ही मतलब कोर्ट में था, तो वो किसके बारे में लिखा था यहाँ पर, कोर्ट ऑफ मोहम्मद गजनवी। तो ये इसके कोर्ट में था, और इसी के बारे में ये जो आपको नाम रखना है, द ऑथर ऑफ शाहनामा फिरदौसी। फिरदौसी किसके ऑथर है, शाहनामा, एक किताब है आपको। फिर उसी तरीके से देखें तो फेमस हिस्टोरियन हमने बात किया मोहम्मद गजनी में अल बरूनी था। तो ये सब सारा इन्फॉर्मेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जो कि मेडिएवल में ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। मेडिएवल में ज़्यादा नहीं है, सिर्फ आपको मतलब दिल्ली सल्तनत और मुगल के बारे में ही ज़्यादा इंफॉर्मेशन पता होना चाहिए। फिर उसी तरह से क्या होता है, कभी अगर क्वेश्चन की बात करें तो अल बरूनी एक फेमस हिस्टोरियन था, क्योंकि जितना भी आप हिस्ट्री पढ़ते हैं, जो मॉडर्न हिस्ट्री हो, मेडिएवल हिस्ट्री हो, तो उसमें हमें पत्थर से या मतलब जैसे हमने स्टोन टूल्स पढ़ा था ना एंशिएंट में, तो वहाँ से हमें एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। लेकिन जो मेडिएवल मॉडर्न हमें एक किताब से ही पता चलता है, मतलब जो बुक लैंग्वेज है या लिटरेचर है, हमको वहाँ से हर एक चीज़ पता चलता है।
तो इसलिए हिस्टोरियन का बहुत ज़्यादा मतलब भूमिका होता है, किसी भी राजा को मतलब कितना उसने उसके बारे में चर्चा किया है, कितना उसको महान बताया है, वो सारा चीज़ हमको मिलता है। इसलिए अल बरूनी यहाँ पर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अल बरूनी की बात करते हैं यहाँ पर। तो अगर देखें तो अल बरूनी जो आया था इंडिया में, आप जानते हैं मोहम्मद गजनी के साथ ही आया था। कितना 11वीं सेंचुरी में। कब आया था वो? 11वीं सेंचुरी में। द अगर ट्रू स्टेटमेंट देखें यहाँ अल बरूनी का, द हीज राइटिंग्स वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय इंडिया। तो उसने आया तो इंडिया में मतलब आया तो यहाँ का लैंग्वेज उसने अडॉप्ट किया, उसी के बारे में यहाँ पर लिखा। इंडिया का जो सोसाइटी था उस सोसाइटी के बारे में लिखा। वो ट्रिग्नोमेट्री का भी एक्सपर्ट था, बोल सकते हैं मैथ में भी यह एक्सपर्ट था। उसने पुरानास, जो हम जानते हैं, हमने पुरानास के बारे में पढ़ा जब हमने वैदिक एज डिस्कस किया था। यहाँ देख रहे हैं हर एक चीज़ एक दूसरे से लिंक है। आप ऐसा नहीं कर सकते एंशियंट को छोड़ के मेडिएवल पढ़ रहे हैं, मेडिएवल को छोड़ के आप मॉडर्न पढ़ रहे हैं। आपको तीनों हिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा, तभी आपका क्वेश्चन क्या होता है, एक लिंक होता है। और हर एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ ऐसा चीज़ होता है जो आपको लिंक होता है प्रीवियस टॉपिक से। तो इसलिए आपको हर एक लेक्चर को अटेंड करना होता है। द फर्स्ट मुस्लिम हु स्टडी पुराना वाज अल बरूनी, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। द रूलर हु इश्यूड सिल्वर कॉइन विद संस्कृत लीजेंड ऑन वन साइड। तो महमूद गजनी ने एक ऐसा कॉइन भी मतलब इंट्रोड्यूस किया था, एक रुपया ऐसा इंट्रोड्यूस किया था सिल्वर कॉइन, जिसमें कि मतलब संस्कृत में भी कुछ आपको एक साइड लिखा गया था। उस समय कॉइन का आपको मतलब जो भारत में चलन शुरू हो गया था। फिर अगर देखें द रूलर फ्रॉम सेंट्रल एशिया हु कंकर्ड नॉर्थ इंडिया इन 1192 इज, उसका नाम क्या था? शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। तो ये देख सकते हैं कि गजनी के बाद कौन आया था? फिर मोहम्मद गौरी, जो 1192 में इंडिया में क्या किया? उसने अटैक किया। मोहम्मद गौरी वाज डिफीटेड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय मूलराज सेकंड। तो इसके द्वारा फर्स्ट टाइम जो पहली बार आया था तो वो डिफीट किया गया था, हराया गया था। तो ये सारा नाम आपको यहाँ पर ध्यान रखना। उसी तरह अगर नेक्स्ट देखें यहाँ पर मोहम्मद गौरी के बारे में, तो हमने मोहम्मद गजनी के बारे में देखा, अल बरूनी के बारे में देखा, जो कि आपको इंपॉर्टेंट यहाँ पर इंफॉर्मेशन है। फिर अगर देखें मोहम्मद घोरी के बारे में, यह भी जो आया आपको सबसे पहले जो इसने डिफीट किया, आप जानते हैं कि उस समय जो राजा हुआ करता था, तो सबसे पहला इसने जो वार किया था उस वार का नाम था बैटल ऑफ तराई। तो अगर यहाँ आप देख सकते हैं जो बैटल ऑफ तराई हुआ था वो किसके बीच में हुआ था? जो बैटल ऑफ तराई हुआ था उसके बाद अगर बैटल ऑफ तराई की हम बात करें तो आप बैटल ऑफ तराई का डेट याद रखना। जैसे यहाँ पर सेकेंड बैटल ऑफ तराई की हम बात करते हैं, तो सेकेंड बैटल ऑफ तराई की अगर यहाँ बात करें तो 1193 है। अगर हम फर्स्ट बैटल की बात करें तो 1192 है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। फिर उसी तरह अगर मोहम्मद घोरी जो जयचंद को डिफीट किया था बैटल ऑफ चंदावर, तो बैटल जो इंपॉर्टेंट जो युद्ध हुआ है वो युद्ध का आपको नाम याद रखना, उसका जो डेट है वो डेट याद रखना। ये बैटल ऑफ चंदावर हुआ था आपको 1194 में। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो अगर देखे तो मोहम्मद गजनी हुआ, फिर उसके बाद मोहम्मद घोरी ने हमने बात किया, फिर चेंगीज़ खान आया, तैमूर आया। तो ये सारा मतलब इन्वेडर था, जो कि मतलब मेडिएवल हिस्ट्री यहीं से आपका शुरू होता है। जो मतलब ये सारा जो इन्वेड हुआ वहीं से आपको इस्लामिक जो रूल था वो इस्लामिक रूल आपका यहाँ पर शुरू हुआ। आपने बख्तियार खिलजी के बारे में पढ़ा होगा। बख्तियार खिलजी भी बताया जाता है ये मोहम्मद घोरी द्वारा एक सेटअप किया हुआ एक गवर्नर था, जो कि मतलब बिहार में मेनली इसको रखा गया था, बिहार को रूल करने के लिए, बंगाल बिहार रीजन को। तो जो बख्तियार खिलजी था उसने बंगाल और बिहार रीजन को क्या किया? यहाँ पर कंकर किया। आप देख सकते हैं बंगाल और बिहार रीजन को। ये कौन था? स्लेव ऑफ मोहम्मद घोरी। तो आप जानते हैं जो मुस्लिम जितने भी मतलब इन्वेडर थे या जितने भी इस्लामिक जो रूलर थे वो क्या करते थे? गुलाम रखते थे। तो गुलाम रखने का कल्चर होता था, मतलब स्लेब बना के रखते थे। तो ऐसा नहीं था कि उस स्लेब को मतलब कि सिर्फ नौकर का ही दर्जा देते थे, वो स्लेब को कभी कभी गद्दी पर बैठा देते थे। मतलब अपना बेटा को हटा के कभी स्लेब, आप देखेंगे स्लेब डायनेस्टी कैसे रूल किया। मतलब इंडिया में जो अगर देखें सबसे पहले जो इन्वेजन हुआ था उसमें स्लेब डायनेस्टी ने रूल किया। तो इसलिए ममलुक डायनेस्टी भी इसे बोला जाता है, स्लेब डायनेस्टी बोला जाता है। तो ये जो भी था एक स्लेब था, मतलब एक गुलाम ही था। किसका? मोहम्मद घोरी का। इसने क्या किया था? जो नालंदा आप यूनिवर्सिटी आज का जो आप देख रहे हैं, आपने अभी कहीं विजिट किया होगा, जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी उसको रखा गया है, नालंदा यूनिवर्सिटी, जो कि एक समय में दुनिया का सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी था। जैसे आप आज के समय अमेरिका का यूनिवर्सिटी सबको आप देखते हैं, कैम्ब्रिज हो गया या कुछ भी मतलब यूनिवर्सिटी कैलिफोर्निया देख लीजिए, तो आज वो यूनिवर्सिटी आपको लगता है कि दुनिया में सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी है। लेकिन अगर उस समय देखें तो सबसे बड़ा जो यूनिवर्सिटी था, पूरा दुनिया के लोग यहाँ पर आके पढ़ाई करते थे, नालंदा यूनिवर्सिटी। तो उसको क्या किया था? बख्तियार खिलजी ने उसको मतलब जला दिया था।
इस यूनिवर्सिटी को जब बताया जाता है कि जब बख्तियार खिलजी ने जलाया था नालंदा यूनिवर्सिटी को, तो इतना ज़्यादा उसमें किताब था कि वो 6 महीना तक किताब जलते रह गया। आप मतलब अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना मतलब कि उसमें इंफॉर्मेशन होगा या कितना मतलब खोज हुआ होगा। वो सारा चीज़ इसने क्या किया था, जला दिया था। तो ये बख्तियार खिलजी द्वारा किया था। ये इन्फॉर्मेशन आपसे पूछा जाता है बीपीएससी एग्जाम में, चाहे कोई भी बिहार का एग्जाम हो, कि जो नालंदा यूनिवर्सिटी जो बर्न किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना, किसके द्वारा किया गया था, बख्तियार खिलजी द्वारा किया गया था। फिर अगर देखें तो रियल फाउंडर जो तुर्क का था बिहार में, वो कौन था, बख्तियार खिलजी। आप जानते हैं जो बख्तियारपुर है वो इसी के नाम पर भी पड़ा, आज का बिहार का जो एक जगह बख्तियारपुर है वो भी इसी के नाम पर पड़ा है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। फिर अगर उसी तरह हम नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन देखें तो मेडिएवल हिस्ट्री में आपको यही सब इन्फॉर्मेशन इसमें ज़्यादा पढ़ना होता है। फिर जो यहाँ से अगर रियल मेडिएवल हिस्ट्री की हम लोग बात करें, जो कि शुरू होता है आपको, वो होता है दिल्ली सल्तनत से। अगर दिल्ली सल्तनत की बात करें तो यह एक सल्तनत, ऐसा सल्तनत है इसमें एक मतलब शासक ने शासन नहीं किया। इसमें देखें तो बहुत सारे सुल्तान ने इसमें क्या किया, शासन किया है। अब बहुत सारा डायनेस्टी था, एक डायनेस्टी खत्म होता है दूसरा डायनेस्टी शुरू होता है। जैसे हमने एंशियंट में पढ़ा था, अड़ियंग खत्म हुआ, शिशुनाग आया, नंदा आया, मौर्य आया। उसी तरह से दिल्ली सल्तनत में आपको 5 डायनेस्टी है। अब क्या होता है कि एग्जाम में जो आपसे पूछा जाता है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट यह चीज़ है आपको कि जो एग्जाम में दिल्ली सल्तनत में पूछा जाता है वो क्या होता है, डायनेस्टी का कभी क्रोनोलॉजिकल पूछा जाता है, कौन पहले होगा कौन बाद में होगा। तो वो इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर ध्यान रखना होता है। जैसे अगर हम यहाँ पर डायनेस्टी की बात करें तो सबसे पहले आप देखें यहाँ पर जो मैंने 5 डायनेस्टी लिया है, यही 5 डायनेस्टी दिल्ली सल्तनत का डायनेस्टी था। और ये 5 डायनेस्टी जो सल्तनत का था, इसे आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में याद रखना है। तो सबसे पहला इसमें कौन था, सबसे पहला आपको था इसमें स्लेव डायनेस्टी। कौन था सबसे पहला, स्लेव डायनेस्टी, जिसे हम लोग क्या कहते हैं यहाँ पर, इसे ममलुक डायनेस्टी बोला जाता है। ममलुक मीन्स क्या होता है, मतलब जो गुलाम होते हैं उसे ममलुक बोला जाता है। ये ममलुक डायनेस्टी आपको क्या करना है, याद रखना। ये इस नाम से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसका अगर टाइम पीरियड की बात करें तो 1206 से 1290। मैं इसलिए यहाँ पर टाइम पीरियड लिख दिया हूँ क्योंकि क्या होता है एग्जाम में कभी कभी जैसे क्रोनोलॉजी आपसे नहीं पूछा गया तब पूछा जाता है कि जो शॉर्टेस्ट रेजिम क्या है, मतलब कि किस डायनेस्टी ने सबसे मतलब बोला जाता है कि जो रूल किया, जो इंडिया में किस डायनेस्टी ने जो रूल किया वो कितने समय तक रूल किया, और सबसे लेस टाइम किसने रूल किया, सबसे मोर टाइम किसने। तो ये सारा चीज आपसे इसमें पूछा जाता है। तो अगर स्लेव डायनेस्टी की बात करें तो ये 1206 से 1290 हो गया। उसी तरह अगर हम खिलजी डायनेस्टी की बात करें तो खिलजी डायनेस्टी आप देख सकते हैं 1290 से 1320 हो गया। तुगलक डायनेस्टी की बात करें 1320 से 1414 हो गया। तो ये आप जो देख रहे हैं तुगलक डायनेस्टी, तो इसका ये लॉन्गेस्ट रेजिम था, मतलब सबसे ज्यादा दिन तक इसने रूल किया था। ये भी आपका एक क्वेश्चन बन जाता है, समझ रहे हैं ना। तो ये आपका क्या होता है, क्वेश्चन बनता है, ये लॉन्गेस्ट रेजिम है आपका, कौन सा, तुगलक डायनेस्टी। तो ये चीज आपको ध्यान रखना। और सबसे शॉर्टेस्ट अगर हम बात करें तो आपको ये डेट से ही पता, इसलिए मैंने यहाँ पर डेट दे दिया कि कम से कम आपको डेट से ही पता चल जाए कि हाँ किसने कितने दिन रूल किया है। तो अगर यहाँ पर हम खिलजी डायनेस्टी की बात करें तो ये देख सकते हैं सबसे शॉर्टेस्ट रेजिम था इसका, मतलब सबसे कम दिन इसने रूल किया है। तबाही बहुत मचाया है लेकिन रूल आपको सबसे कम दिन किया है। फिर अगर देखें सैयद डायनेस्टी तो 1414 टू 1451। फिर उसी तरह से लोधी डायनेस्टी देखें तो 1451 से 1526। तो ये 5 डायनेस्टी आपको एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में एक क्रमशः मतलब कि जो ऑर्डर है, जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है उस ऑर्डर में आपको इसमें ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन पूछा गया है। जब हम लोग फिर एमसीक्यू करेंगे तब आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया। वैसे तो इसमें जितना भी आपको चीज़ बताया जा रहा है वो सारा प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन से ही मतलब बनाया गया आपको फैक्ट्स है, जिसमें कि इसमें क्या होगा, बार बार आपका रिवीजन होगा। जब हम एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें भी आपका क्या होगा, यहाँ पर रिवीजन होगा। फिर उसी तरह से सबसे पहले हमने स्लेव डायनेस्टी देखा जिसको मामलुक डायनेस्टी बोला जाता है। कौन सा डायनेस्टी बोला जाता है, मामलुक डायनेस्टी। तो अगर मामलुक डायनेस्टी की हम लोग बात करें तो इसमें कौन कौन से शासक ने रूल किया, कौन कौन से सल्तनत ने रूल किया, वो चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखना, उसका भी क्रोनोलॉजी ऑर्डर याद रखना। क्या होता है एग्जाम में इसमें ही पूछा जाता है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक। उसका टाइम पीरियड ये इंपॉर्टेंट नहीं है, टाइम पीरियड आपको याद रखना, कम से कम नाम आपको इसमें याद रखना, जो 7 नाम है। क्या होता है कभी घुमा फिरा कर आपको नाम पूछ दिया जाता है, कौन पहले रूल किया कौन बाद में किया, इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जैसे सेकेंड कौन था, आराम शाह। फिर थर्ड कौन था, इल्तुतमिश। चौथा कौन थी, रजिया सुल्तान, जो कि सबसे पहली मुस्लिम
वुमेन अगर बोले, पहले सबसे पहली मुस्लिम वुमेन रूलर थी रजिया सुल्तान, जो कि एक बहुत बहादुर, बोला जाता है कि एक सल्तनत थी, बहुत बहादुर यह सल्तनत इसने रूल किया था। क्या नाम था? रजिया सुल्तान। फिर नेक्स्ट देखे बहराम शाह, फिर छठा देखे मसूद शाह, फिर सतवां देखे नसरुद्दीन मोहम्मद। तो ये सारा नाम आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो ये आप देख सकते हैं, ये जो आपको यहाँ पर इमेज लिया गया है, तो इमेज से ही आपको पता चल जाता है। जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने रूल किया, फिर इल्तुतमिश ने नहीं किया, जो इंपॉर्टेंट रूलर है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने यहाँ पर रूल किया, उसके बाद फिर इल्तुतमिश ने रूल किया, देख सकते हैं। फिर उसके बाद देखे तो रजिया सुल्तान ने रूल किया, फिर उसी तरह से बालबन ने रूल किया, फिर उसी तरह से नसरुद्दीन मोहम्मद ने रूल किया। तो ये जो इम्पोर्टेंट यहाँ पर जो रूलर हैं, जो मतलब जिन्होंने रूल किया है, वो आपको पता होना चाहिए। क्या क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है वो पता होना चाहिए। तो ये सारा इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए। तो आशा करता हूँ दोस्तों आप लोग को समझ में आ रहा होगा, क्योंकि यह ज़्यादा मतलब इसमें आपको माइंड भी नहीं लगाना है कि हाँ ये कैसे हुआ क्यों हुआ। हिस्ट्री है तो हिस्ट्री में क्या होता है कि जो बात होता है वो फैक्ट्स पर होता है, वो बात होता है एविडेंस पर होता है। तो इसमें ज़्यादा हम मतलब कि इफ एंड बट किंतु परंतु नहीं कर सकते। जो इन्फॉर्मेशन है आपके पास उस इन्फॉर्मेशन को आप रिवाइज कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, जिससे कि आपका एग्ज़ाम क्या हो, क्वालिफाई हो, कि आपको पीएचडी या थेसिस करने की ज़रूरत नहीं है। तो समझ में आ रहा होगा। फिर अगर नेक्स्ट हम लोग देखें यहाँ पर द फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी, तो सबसे पहले अगर बात करें कुतुबुद्दीन ऐबक की, तो जो कुतुबुद्दीन ऐबक जो इंडिया में सबसे पहले आया, तो कुतुबुद्दीन ऐबक किसका स्लेव था? वो जो स्लेव था कुतुबुद्दीन ऐबक, वो किसका स्लेव था? वो स्लेव था मोहम्मद घोरी का। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो मोहम्मद घोरी ने क्या किया? इंडिया पर अटैक किया, फिर उसने कुतुबुद्दीन ऐबक को यहाँ छोड़ दिया, फिर बोला कि चलो तुम आप यहाँ पर देखभाल करो, हम अपना देश जाते हैं। क्योंकि वो आप जानते हैं कि वो सेंट्रल एशिया तुर्क था, तो तुर्किस्तान से आया था, तुर्कमेनिस्तान बोल सकते हैं यार उस समय, जो मतलब तुर्क का पूरा जो एरिया था, तो वहाँ से आया था। तो वो वहाँ चला गया, अपने जनरल को, अपने मतलब जो स्लेव को यहाँ छोड़ दिया कि चलो यहाँ पर तुम आप देखभाल करो, और फिर जो मतलब यहाँ से जो कुछ जो लूटते हो या किसी तरह का जो शासन करते हो, उससे जो मतलब रेवेन्यू सोर्स जो इनकम होता है वो मतलब हमको भेजते रहो। तो इस तरह से पहले शासन चलता तो स्लेव डायनेस्टी का था। तो अगर कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करें, द सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत, ऑल्दो ही हैज नॉट अडॉप्टेड द टाइटल ऑफ सुल्तान, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक थोड़ा सा एक वफादार बोल सकते हैं कि स्लेव था। वो बोलता था चलो मालिक ने हमें यहाँ पर रख दिया है, तो अब तो हमको मतलब किसी तरह का मतलब थोड़ा सा वफादारी निभा दिखाना पड़ेगा। तो वो सुल्तान का टाइटल नहीं लिया था। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद देखेंगे उसने सुल्तान का टाइटल लिया, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने नहीं लिया, उसने कहा चलो कुछ वफादारी दिखाया जाए, तो उसने सुल्तान का टाइटल नहीं लिया। कभी उसने गद्दी पर भी नहीं बैठा, मतलब बोल सकते एक तरह से वो स्लेव की तरह ही रूल किया। तो उसे लाल बक्स भी बोला जाता है। ये इन्फॉर्मेशन 67 या 68 में एक में मतलब पूछा गया था, बहुत सारे स्टूडेंट ने इसके गलत भी किए थे, क्योंकि क्या होता है कि सारा इन्फॉर्मेशन आपको किताब में मिलता नहीं है। आप जब पीवाईक्यू प्रैक्टिस करते हैं, या जैसे हम लोगों ने स्लाइड को बहुत सारे सोर्सेज से बनाया है, तो वहाँ से क्या होता है कि इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाता है। इसलिए कभी कभी क्या होता है लेक्चर भी देखना, स्लाइड को पढ़ना भी इंपॉर्टेंट हो जाता है किताब के अलावा। तो अगर यहाँ पर हम देखें द सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत, उसने टाइटल अडॉप्ट नहीं किया। लाल बख्श किसको बुलाती है? इंपॉर्टेंट यहाँ पे इंफॉर्मेशन क्या है? लाख बख्श, मतलब वो दानी आदमी था, मतलब बोला जाता है कि वो दान देता था, लाखों में दान देता था, इसलिए उसे लाल बख्श बोला जाता है, जिसको कुतुबुद्दीन ऐबक को दिया गया, यह जो टाइटल है, दर्जा है, यह दिया गया था। द कंट्रीब्यूशन टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ फेमस कुतुब मीनार, आप जानते हैं जो कुतुब मीनार बनाया गया है, जो दिल्ली में प्रेजेंट है महरौली में, बहुत सारे लोगों ने विजिट भी किया होगा। जो जो कुतुब मीनार है वो किसके द्वारा बनाया गया था? जो शुरू किया गया था वो कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा किया गया था। फिर अगर यहाँ देखें तो कुतुब मीनार सिर्फ कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा शुरू किया गया था, लेकिन वो जब वो बना पाता उससे पहले उसकी मृत्यु हो गई। तो जो उसको काम को जो आगे बढ़ाया गया था वो इल्तुतमिश द्वारा फिर बढ़ाया गया था। किसके द्वारा बढ़ाया गया था? इल्तुतमिश द्वारा बढ़ाया गया था। तो ये चीज आपको यहाँ से विजिबल हो रहा होगा। फिर अगर उसी तरह हम देखें तो इल्तुतमिश द्वारा बढ़ाया गया था, फिर उसी चीज को कुछ फ्लोर किया हुआ था कि मतलब कुछ घटना में या बोल सकते कुछ नेचुरल डिजास्टर से टूट गया था, फिर उसको मरम्मत फिरोज शाह तुगलक द्वारा भी कराया गया था। इसलिए कभी होता है एग्जाम में पूछा जाता है कि जो कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन था, अगर कंस्ट्रक्शन इनिशिएट पूछा जा रहा तो आप कुतुबुद्दीन ऐबक टिक करिएगा, लेकिन जब आपसे पूछा जा रहा है कि उसमें किसका किसका कंट्रीब्यूशन था,
तो फिर आपको तीनों चीज, तीनों जो नाम है वो तीनों नाम में आपको टिक लगाना है। तो तीनों नाम आपका यहाँ पर से होगा, फिरोज शाह तुगलक, जो कि तुगलक डायनेस्टी का था। तो ये देखेंगे तो कुतुब मीनार कंप्लीट किया गया था किसके द्वारा? इल्तुतमिश द्वारा, जो कुतुब मीनार की मृत्यु के बाद इसने क्या किया, उसको कंप्लीट किया। तो ये चीज आपको यहाँ पर याद रखना है। तो यहाँ पर हम लोग धीरे धीरे मतलब कि आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि क्या हो रहा है, इंफॉर्मेशन भी एब्जॉर्ब भी करना, आपको याद भी कराना है, जिससे क्या हो एग्जाम में आपका कंसेप्ट क्लियर हो। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पर। फिर अगर नेक्स्ट देखें, जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या बनवाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक एक 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था। 2.5 दिन का झोपड़ा, यह जो है एक बोल सकते हैं कि अजमेर में एक मस्जिद है जो कि सिचुएटेड है। 2.5 दिन का झोपड़ा उसे बोला जाता है। ऐसा माना जाता है कि ये 2.5 दिन में बनाया गया था, 2.5 दिन में, 2.5 साल में, या मतलब इसी तरह से, इसलिए इसका नाम 2.5 दिन का झोपड़ा पड़ा है। तो यह अजमेर में है। कहाँ है? अजमेर में, जो कि राजस्थान में एक जगह है अजमेर, वहां पर यह सिचुएटेड है। फिर अगर देखें कैपिटल ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कैपिटल है कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो कैपिटल बनवाया था वो लाहौर में बनवाया था। समझ रहे हैं ना? तो जो कैपिटल बनाया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा, वो कहाँ बनाया गया था? लाहौर में बनाया। ये चीज इंफॉर्मेशन ध्यान रखना, वहीं पर उसका मतलब मृत्यु भी हुआ। आफ्टर ए फॉल फ्रॉम हिज हॉर्स वाइल प्लेइंग चौगान, बताया जाता है कि जो मतलब का मृत्यु हुआ वो लाहौर में तो कैपिटल बनाया था, लेकिन सुल्तान जो कुतुबुद्दीन ऐबक का जो जो मौत हुआ था, ये इन्फॉर्मेशन याद रखना। ये आपको चौगान खेलते हुआ, चौगान को क्या बोला था? पोलो बोला जाता, आप जानते हैं। ये मतलब मेन बोल सकते हैं जो पोलो गेम है ना, ये दिया ही गया है तुर्किश द्वारा, ये दिया ही गया आपको, मतलब इस्लामिक द्वारा। यह जो कंट्री है तुर्किश, वहां से यह आया है। तो ये इंडिया का अपना गेम नहीं हुआ करता था। तो ये पोलो खेलते हुए वो मतलब घोड़ा से गिर गया और उसी से उसका मौत हो गया। फिर अगर नेक्स्ट देखें तो रूलर हु इस्टेब्लिश दिल्ली एज द कैपिटल, फिर जो लाहौर से जो दिल्ली कैपिटल शिफ्ट किया। क्या होता है, कभी कभी इंफॉर्मेशन आपको यह भी पूछ दिया जाता है कि जो कैपिटल शिफ्ट हुआ था वो किसके द्वारा किया गया था? दिल्ली से लाहौर किसने किया, लाहौर से दिल्ली किसने किया, आगरा किसने किया, ये सारा इंफॉर्मेशन भी आपको याद रखना है। तो रूलर हु एस्टैब्लिश दिल्ली एज ए कैपिटल, उसका इल्तुतमिश नाम था। द फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली हु इंट्रोड्यूस रेगुलर क्वाइंस और डिक्लेयर किया दिल्ली को कैपिटल, वो इल्तुतमिश था। इल्तुतमिश कौन था वो भी हमने देखा। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद जो रूल किया था, क्रोनोलॉजिकल और, इसलिए मैंने पहले स्लाइड पर ही डाल दिया कि आपको हर एक चीज में डेट नहीं देना जरूरी होता। एक स्लाइड में आपने डेट पढ़ा, उस डेट को आप याद कीजिए, इन्फॉर्मेशन रखिए, अब बाकी आगे बढ़ते रहिए। तो इसी तरह से पढ़ना भी चाहिए। इसी तरह से आपका जो मेमोरी है वो भी थोड़ा सा क्या होगा, लॉन्ग टर्म मेमोरी में आपका इन्फॉर्मेशन सेट हो जाएगा। द फर्स्ट मुस्लिम ऑफ दिल्ली वाज इल्तुतमिश, द मुस्लिम रूलर अमॉन्ग बलबन, रजिया, इल्तुतमिश एंड नसरुद्दीन, हुज एम्पायर इज रिगार्डेड एज पार्ट ऑफ दारुल इस्लाम। ये इल्तुतमिश के समय में जो पूरा रूल था, जो पूरा शासन था, उसे दारुल इस्लाम बोला जाता था। दारुल इस्लाम क्या होता है? दारुल हर्ब होता है, ये आप लोग जानते होंगे। अगर नहीं जानते हैं तो आप जान लीजिए कि जो दारुल इस्लाम होता है, आप जानते हैं कि जो मुस्लिम का इन्वेडर था, जो इस्लामिक इन्वेजन था, उसमें एक वर्ड होता था काफिर। तो मतलब दारुल हर्ब को काफिर के नाम से जाना जाता है। जैसे कि मतलब उनका यही चीज नहीं होता था कि वहां जाकर उनको सिर्फ क्या करना है, लूट पाट करना है, या वहां से जाके लूटना है, युद्ध करना है। उनका यह भी मकसद होता था कि यहाँ पर धर्म का प्रचार हो। जैसे आप देखेंगे ब्रिटिश भी जो इंडिया आया, तो ब्रिटिश का भी एक यह भी मोटो था कि क्रिश्चियनिटी का क्या हो, यहाँ पर प्रचार हो। क्योंकि कोई भी धर्म चाहता है मिशनरी एक्टिविटी करवाना, प्रचार करवाना, तो यह भी इसका एक धर्म होता था। ये बोलता था कि जहाँ का जो धर्म है वो दारुल हर्ब है, जिसे काफिर बोला जाता था, उसे हमें क्या कन्वर्ट करना, दारुल इस्लाम में कन्वर्ट करना। ये किसके द्वारा करवाया गया था? ये इल्तुतमिश द्वारा कराया गया था। ये इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। समझ रहे हैं बातों को? फिर अगर नेक्स्ट यहां पर देखें, अ स्लेव ऑफ स्लेव, मतलब गुलाम का गुलाम किसे बोला जाता है? ये आपको जो ये सेंटेंस है, ये क्या होता है? सेंटेंस डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये सेंटेंस है द स्लेव ऑफ स्लेव, ये एग्जाम में आपसे क्या होता है? डायरेक्ट पूछा जाता है। तो ये किसके द्वारा था? अ स्लेव ऑफ स्लेव किसके द्वारा, किसको बोला जाता है? इल्तुतमिश को बोला जाता है। क्योंकि आप जैसे अगर ध्यान दें तो जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वो किसका स्लेव था? घोड़ी का स्लेव था, मोहम्मद घोड़ी का। फिर जो मोहम्मद घोड़ी की अगर बात करें, अगर
कुतुबुद्दीन ऐबक उसका स्लेव था, और कुतुबुद्दीन ऐबक का जो स्लेव था वो इल्तुतमिश था, इसलिए स्लेव ऑफ स्लेव बोला जा रहा है इसे, समझ रहे हैं ना। तो इसे आप याद रख सकते हैं। अमोंग तजुद्दीन यलदोज, नसरुद्दीन कवाचा, अली मर्दान, मालिक अर्निया, तो ये चीज आपको यहाँ पर रखना नहीं है याद। द फर्स्ट वुमेन रूलर ऑफ मेडिएवल इंडिया, जो पहली वुमेन थी मेडिएवल इंडिया की जो रूलर थी, हमने ये बात किया था, वो की रजिया सुल्तान। तो ये इंफॉर्मेशन याद रखना, फर्स्ट वुमेन रूलर ऑफ मेडिएवल इंडिया, उसका नाम क्या था, रजिया सुल्तान। फिर अगर नेक्स्ट देखें, मंगोल इन्वेडर चेंगिज खान, जो चेंगिज खान आप जानते हैं मंगोल का था, वो बहुत ही मतलब एक क्रूर बोल सकते हैं वो शासक था, मतलब इसने बहुत ज़्यादा इंडिया में लूट पार्टी मचाया था, बहुत ज़्यादा मतलब बोल सकते हैं इसने क्षति भी पहुंचाया, बहुत ज़्यादा जाने भी इसने ली। तो ये जो मंगोल का चेंगिज खान था, ये कहाँ से आया था, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर से, और उसमें बताया जाता है इल्तुतमिश ने सेव किया था इंडिया को उस समय मंगोल के इन्वेजन से। तो देख सकते हैं इसको इंडस वैली के नज़दीक देखा गया था मंगोल को फर्स्ट टाइम में, तो वो इल्तुतमिश के समय। तो अगर ओरिजिनल नाम देखे चंगेज खान का, वो क्या था, चेंगिज खान, जिसे कि क्या बोलता था, तेमुजिन बोला जाता है। तो ये नाम भी याद रखना, क्योंकि इस बार अगर देखें सीजीएल का क्वेश्चन जो पिछला पूछा गया था, उसमें अगर देखें तो बाबर का जो ओरिजिनल नाम था वो पूछा गया। तो अगर उस तरह का इन्फॉर्मेशन आपसे पूछा जा रहा तो इस तरह से नाम भी पूछा जा सकता है कि उसका ओरिजिनल नाम क्या था। आगे भी हम लोग देखेंगे हर एक स्लाइड में कि जितना भी जो सल्तनत है, उस सारा सल्तनत का अगर हम चर्चा करेंगे तो सारे सल्तनत में हम देखेंगे कि कुछ कुछ नाम आपको इम्पोर्टेंट है, जो उसके पेट नेम है, जो मतलब उसको दिया गया था या जो उसका ओरिजिनल नाम था बचपन का, वो भी नाम आपको याद रखना पड़ता है। तो ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा होता है, लेकिन अगर इसे आप 4 बार 5 बार रिवाइज कर ले, आज इन्फॉर्मेशन युग में आप जी रहे हैं, तो जानते हैं कि माइंड आपका इन्फॉर्मेशन से भरा होता है। तो जो इन्फॉर्मेशन जरूरी नहीं, उस इन्फॉर्मेशन को बाहर निकाले, और जो आपके लिए ज़रूरी है, जिससे आपका एग्जाम क्वालिफाई हो रहा है, जिससे आपका कैरियर बन रहा है, जिससे आपका लाइफ सेट हो रहा है, उस चीज़ को याद करना आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल है, ज़्यादा आपके लिए सहयोगी है, समझ रहे हैं ना। तो इसलिए उस इन्फॉर्मेशन को आपको ज़्यादा याद रखना है। तो इल्तुतमिश ने सबसे पहले जो सूबेदार बिहार में अपॉइंट किया था, उसका नाम क्या था, मालिक जनी। तो ये चीज़ आपको याद रखना है यहाँ पर। फिर अगर देखें तो नॉवेल्स बिहाइंड द डिथ्रोनिंग ऑफ रजिया बेगम वेयर, आप जानते हैं कि अगर आप आज भी देखें तो एक पैट्रियार्कल सोसाइटी जिसे एक पितृ सत्ता समाज भी बोला जाता है, जो इसमें रूल होता है मेल का, जो हेड होता है, चाहे आप घर का देख लीजिए, चाहे आप समाज का देख लीजिए, सोसाइटी का, चाहे आप राष्ट्र का भी देख लीजिए, रिप्रेजेंटेशन जो पार्लियामेंट में या संसद में, वहाँ महिलाओं का बहुत कम भागीदारी, बहुत कम एक बोल सकते हैं रिप्रेजेंटेशन है। तो उसी तरह पहले तो आज फिर भी बहुत कम है हमारा जो रेशियो है, आप जानते हैं कि इंडिया का अगर देखें या दूसरे देश से देखें तो जेंडर पैरिटी जो इंडेक्स में भी हमारा रैंक बहुत नीचे आ जाता है। फिर भी हमने बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया है, आज महिलाओं को हर एक चीज़ दिया जा रहा है। बिहार सरकार ने बहुत सारा चीज़ किया है, बहुत सारा स्कीम्स लाए हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट का कैंपेन है, तो बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है। लेकिन आप समझ सकते हैं कि आज जब हम लोग इतना मतलब इस पर मेहनत कर रहे हैं, सरकार मेहनत कर रही है, समाज के लोग हैं इस पर जागरूक हो रहे हैं, उसी तरीके से पहले इससे आपको ज़्यादा हुआ करता था। अगर एंशियंट का बात करें, जब हमने देखा ना, वैदिक एज शुरू हुआ, लेटर वैदिक एज में वुमेन का पोजीशन क्या होता, डिक्लाइन होते गया, जो स्टेटस था उसे एक सेकेंडरी सिटीजन के रूप में देखा जाता था। उसी तरह मेडिएवल इंडिया में जब मुस्लिम का इन्वेजन हुआ, इस्लामिक इन्वेजन हुआ, तो उस समय महिलाओं को उतना ज़्यादा मतलब बोल सकते एक स्टेटस, उतना ज़्यादा मतलब एक पोजीशन, जैसे आप मतलब अगर कोई भी राजा की गद्दी पर बैठाना है या मतलब रूल करना है, तो उसमें महिलाओं को आपको नहीं रखा जाता था। इसलिए जो रजिया सुल्तान जब इल्तुतमिश ने देखा कि मेरा सब बेटा नालायक है, कोई बेटा रूल नहीं कर सकता, उसने अपनी बेटी रजिया सुल्तान पर भरोसा किया, कहा कि बेटी की बहादुर है, वही आप क्या बन सकती है, मतलब कि यहाँ पर राज करेगी। तो जो रजिया सुल्तान आपको बनी थी, तो उस समय जो तुर्किस थे, तो तुर्किस बहुत ज़्यादा नाराज वो सब नाराज थे। जो नॉवेल्स थे, जो मतलब इल्तुतमिश के द्वारा जो नॉवेल्स का जो एक गठन किया गया, जिसे कि चहलगामी बोला जाता है, तुर्कान ए चहलगानी, इसमें 40 नॉवेल्स रहा करते थे, वो सारा नॉवेल्स ने इसे अपोज किया था। तो इसलिए मतलब कि एक अपोजिशन था। तो अगर देखें तो बलबन इसको हटाने में बहुत ज़्यादा मेहनत किया। बलबन हटाकर खुद जाके क्या हुआ, वहाँ पर सल्तनत उसने हासिल किया, मतलब खुद वो सुल्तान बना। तो बलबन क्या, अगर यहाँ पर हम देखें तो जो बलबन था वो घियासुद्दीन बलबन उसका पूरा नाम था।
तो उसने क्या किया, ब्लड एंड आयरन रूल का पॉलिसी उसने अपनाया। किसने? बलबन ने। तो फर्स्ट मुस्लिम जो रूलर था जिसने थ्योरी ऑफ किंगशिप सिमिलर टू द थ्योरी ऑफ डिवाइन राइट द किंग्स, बलबन। बलबन ने ये कंसेप्ट शुरू किया था, जिल्ले इलाही। जिल्ले इलाही आप जानते हैं ना, कि मतलब हम भगवान के द्वारा भेजे गए उनके भक्त हैं, मतलब भगवान के द्वारा रिप्रेजेंट किए गए, भगवान ने मुझे भेजा है कि हम जाकर यहाँ पर रूल करें, लोगों पर शासन करें। तो ये बलबन द्वारा कहा जाता था, इसे जिल्ले इलाही भी बोला जाता है। फिर अगर देखें बलबन के द्वारा, तो बलबन ने अपने गवर्नमेंट को जो बहुत सख्त रखा था, स्टेबल था, बहुत ज़्यादा सेंट्रलाइज अथॉरिटी था। फिर उसने नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में मंगोल इन्वेजन से बचाने के लिए बहुत ज़्यादा सैनिक को भी उसने वहाँ पर तैनात रखा था। तो ये चीज़ आपको इन्फॉर्मेशन इसमें याद रखना है। तो जो यह सारा इन्फॉर्मेशन है जो हमने यहाँ पर अभी बात किया है, ये हम लोग आगे भी डिस्कस करेंगे इसमें। उसी तरह अगर देखें यहाँ पर, तो इसमें 2 स्लाइड आपका यहाँ पर रह गया। जैसे बलबन हमने देख लिया, फिर अगर देखें यहाँ पर तो उसने जिले इलाही हमने बात किया, यहाँ कंप्लीट ही कर देता हूँ। तो जो जिले इलाही था वो नाम उसने रखा था। फिर अगर देखें नवरोज फेस्टिवल उसने शुरू किया था, ये नवरोज फेस्टिवल आपको याद रखना है। फिर उसने जो तुर्कान चहलगानी, जो कि किसके द्वारा शुरू किया गया था, इल्तुतमिश द्वारा, उसको उसने बंद कर दिया। फिर अगर यहाँ देख ले तो उलुग खान का जो टाइटल भी मिला था उसे नसरुद्दीन मोहम्मद द्वारा मिला था। तो ये चीज़ बलबन के बारे में आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। फिर अगर उसी तरह नेक्स्ट देखें तो बताया जाता है कि जो डिपार्टमेंट क्रिएट किया गया था, दीवान अर्ज, जिसको कि मतलब एक डिपार्टमेंट बोला जाता है, मिलिट्री का डिपार्टमेंट, ये किसके द्वारा शुरू किया था? बलबन के द्वारा शुरू किया गया था। उसी तरह से मुगल टेक्स्ट मसीर आलमगीरी है, जो कि साकी मुस्ताद खान द्वारा लिखा गया, ये भी बलबन पर लिखा गया था। फिर तुगरील खान ने क्या किया था? एक रिवोल्ट भी रेज किया था, किसके? बलबन के। आपको जब बलबन का शासन हुआ था तो ये घियासुद्दीन बलबन के बारे में इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो आज हमने मतलब दिल्ली सल्तनत का जो चैप्टर था, जो मतलब टॉपिक था, वो हमने कंप्लीट किया। आज उसमें फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट किया, सारा नहीं किया, उसमें फर्स्ट किया। कौन सा किया? उसमें हमने किया है आज का स्लेव डायनेस्टी, जिसे ममलुक डायनेस्टी बोला जा सकता है। आगे हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग नेक्स्ट डायनेस्टी बात करेंगे, जो कि आपको खिलजी, तुगलक, ये सारा डायनेस्टी के बारे में। तो यह जो हमारा लेक्चर है, ये आपको मतलब जो चैनल है, यूट्यूब चैनल स्काई एकेडमी 360, वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। और हमारा ऑफलाइन बैच भी है, ऑफलाइन मतलब सेंटर भी है, जो कि मतलब बिकना पहाड़ी के पास है। आप जुड़िए, और इसमें सारा विषय का तैयारी कराया जाता है, चाहे वो कोई भी गवर्नमेंट का एग्जाम्स हो, हिंदी माध्यम, अंग्रेजी माध्यम में सारे फैकल्टी यहाँ पर मौजूद हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको यह लेक्चर? ज़रूर बताएं, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर दिया जा रहा है, ये बहुत ही मतलब बोल सकते हैं कि टेस्टेड वेरीफाइड इन्फॉर्मेशन है, जो कि आपको यहाँ पर दिया जा रहा है। और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग प्रैक्टिस भी करेंगे क्वेश्चन को। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। डेट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।